नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बिहार के जाने-माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी। संजय जी, स्वागत है आपका। जी, जी, नमस्कार। जी, नमस्कार। संजय जी, बिहार में हम क्या-क्या सुन रहे हैं? शुरुआत देश की संसद से हुई। देश के नए लोकसभा में जिसका निर्माण कराया गया, वहाँ दानिश अली को बीजेपी के एक सांसद ने क्या-क्या नहीं कहा, मुल्ला, कटुआ, उग्रवादी, आतंकवादी। और बिहार में जब लड़ाई शुरू हुई, मनोज झा के दिए वक्तव्य पर जो उन्होंने राज्यसभा में कहा था, एक कविता पढ़ी थी, तो मनोज झा बनाम चेतन आनंद बनाम आनंद मोहन दोनों पिता पुत्र हैं। इसके बाद तो कहा जाने लगा बिहार में जीभ काट लेंगे, गर्दन उतार देंगे, मैं वहां रहता तो क्या-क्या। और बड़ी बात ये है कि इसमें करीब-करीब सभी पार्टियों के नेता कूद गए। मनोज झा, आनंद मोहन, चेतन आनंद। देखिए, चेतन आनंद तो आरजेडी के ही विधायक हैं। लवली आनंद आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, तो आनंद मोहन को भी आरजेडी में ही माना जाना चाहिए। तो ऐसे में यह उत्थम गुत्थी या यूं कहें कि बाक युद्ध जिसमें मरने और मारने की बात तक पहुंच गई। हमने देखा कि बीजेपी भी कूद पड़ी। बीजेपी में नीरज कुमार बबलू, उन्होंने जीभ काटने की बात कह दी। राघवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने गर्दन उतारने की बात कह दी मनोज झा को। और बिहार में ब्राह्मण बनाम राजपूत एक सामाजिक युद्ध सा दिखने लगा। लेकिन बीजेपी ने अब ये समझा है, यह लड़ाई राजद के नेताओं के बीच थी, इसमें हम कहां आ गए। बीजेपी को लगने लगा कि यदि इस लड़ाई में हम आगे गए, राघवेंद्र प्रताप सिंह और नीरज कुमार बबलू जिन्होंने बयान दिया था, उनके संबंध आनंद मोहन से पहले से रहे हैं। तो बीजेपी को समझ में आने लगा कि क्या आपको भी लगता है कि इस लड़ाई में यदि हम कूदे तो घाटा हो जाएगा। ब्राह्मण वोटर भी हमारे हैं, हमारे 5-5 राजपूत सांसद हैं। और फिर जिस तरीके के तेवर दिखाए जा रहे हैं राजपूत जाति के नेताओं के द्वारा, तो पिछड़ों की गोलबंदी हो जाएगी, जैसा कि नीतीश कुमार और लालू यादव चाहते हैं। तो आज हमें यह खबर मिली कि बीजेपी ने अपने ठाकुर नेताओं को कहा है, शांत हो जाइए, कुछ नहीं बोलना है, नहीं तो बड़ा नुकसान होगा। क्या खबर है और क्या समीक्षा करते हैं संजय जी आप? नहीं, देखिए, बीजेपी ने बहुत ही सही फैसला लिया, क्योंकि सवर्ण वोटर तो उनके पास हैं, उनके साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं, और बिहार में तो दिखता है। लेकिन अगर आपस में जिस तरह से ये लोग, ठीक है, इनकी अपनी क्या मंशा है वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मनोज झा की कविता में कोई ऐसी बात नहीं थी। वो कविता तो प्रतीकात्मक थी, मैंने पिछली बार भी कहा था। और मैंने कहा था कि जिनका प्रभुत्व होता है, तो प्रभुत्व के लिए ठाकुर शब्द कह के संबोधित किया जाता है। या वैसे लोग, ये बात वो लोग भी समझ रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ठाकुर का मतलब है कि केवल राजपूत समाज या क्षत्रिय समाज के लोग हैं। लेकिन जब उसमें राजनीतिक मंशा साधनी हो, राजनीतिक कहीं ना कहीं से उसमें फूट डालनी हो, तो फिर इस तरह की चीजें आने लगती हैं। और फिर एक दौड़ सी लग जाती है कि ऐसा न कि बयान देने में हम पीछे रह जाएं, जिससे हमारे समाज के लोग नाराज हो। ठीक है, समाज का ताना बाना कोई एक जाति से तय नहीं होता है। अगर आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, चुनाव में विश्वास करते हैं, तो पार्टियां जीतती और हारती है। कैंडिडेट हो सकता है किसी जाति का, लेकिन वहां चुनाव तो पार्टी लड़ती है। और जब पार्टी लड़ती है तो उसमें सारे जो समाज का वोट होता है, उनके जो अर्थमेटिक होती है, तब जाकर के केमिस्ट्री बनती है और परिणाम आता है और कहता है कि ये पार्टी जीत गई, ये पार्टी हार गई। ठीक है, जाति सच्चाई है। जातीय गोलबंदी का लाभ भी नेताओं को मिलता है। जातीय छत्रप कहलाने में ये गर्व का अनुभव करते हैं और ये भी बताते हैं कि मैं उस जाति का हूं, इसलिए हमको इतना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। ये सारी चीजें तय है। लेकिन क्या कोई एक जाति किसी कैंडिडेट को या किसी पार्टी को जिता देगी या हरा देगी? बीजेपी ने वहीं पर बहुत ही सुलझी हुई तरीके से यह निर्णय लिया। पहले तो अपने नेताओं को कहा, ये जो शब्द आपके हैं, ये शब्द में तो अहंकार है, ये शब्द में तो भय है, और ये अहंकार भरा शब्द, भय भरा शब्द जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ओबीसी का वोट जो लगातार बीजेपी के पक्ष में बढ़ रहा है, अगर आप 14 में देखिए ओबीसी का कितना वोट मिला,
और यही 19 में देख लीजिए कि ओबीसी का परसेंटेज कितना हो गया। वो ओबीसी जो या तो क्षेत्रीय पार्टियों के हिस्से में होती थी या वो ओबीसी का वोट कांग्रेस के खाते में जाता था, वो ओबीसी अब भाजपा के तरफ पोलराइज हो गया। तो इनको सवर्णों को भी साधनी है, इनको ओबीसी भी को साधनी है, इनको ईबीसी को भी साधनी है, और इनको दलित। देखे होंगे उस कविता के बारे में बार बार कहा जा रहा था कि 81 में ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जो कविता लिखी थी वो संकेतों में लिखी थी कि जिनका प्रभाव और प्रभुत्व रहा है उस प्रभाव और प्रभुत्व का इस्तेमाल करते रहे हैं, और एक सर्वहारा वर्ग, एक वैसा वर्ग जो केवल उनके सामने याचक की भूमिका में होता है। तो क्या समाज से विसंगतियां समाप्त हो गई? क्या विद्रुपताएं समाप्त हो गई? क्या आज क्या चिथड़ों में लिपटी हुई जिंदगी नहीं दिखती है? क्या आज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नहीं दिखती हैं? क्या तो वो जो प्रतीक है, कल वो प्रतीक खेत जमीन जमींदारों के प्रति था, आज वो प्रतीक पूंजीवादियों के प्रतीक है। तो साहित्य और कवि को तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब इसको जातीय रंग देना शुरू किए तो बीजेपी का कान खड़ा हो गया, और बीजेपी समझी कि अरे ये तो खेल हमारा बिगड़ जाएगा। ठीक है, ओबीसी पोलराइज होगी, बीजेपी का खेल बिगड़ जाएगा, यह आप भी मान रहे हैं जैसा चल रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूं कि बिल्कुल बीजेपी समझ गई कि तो मेरा पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। जैसे ही ओबीसी, ईबीसी और दलित वोटर पोलराइज होंगे और ये अपना ब्राह्मण बनाम राजपूत करते रहेंगे, मेरा गणित ही यहाँ बिगड़ जाएगा। वो जो हिंदू संजय जी यहाँ आपको रोकते हैं, ओबीसी और ईबीसी की बात तो हम बाद में करते हैं। आपने कहा सवर्ण वोटर तो बीजेपी के साथ रहे हैं, मतलब ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, और चुनाव के नतीजे भी ये बताते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा राजपूत जाति के विधायक हमारे पास है, लेकिन यदि ये लड़ाई आगे बढ़ती और जिस तरीके से राजपूत नेता बोल रहे थे गर्दन उतार देंगे, तो उनके जो ब्राह्मण वोटर है वे भी बिलक जाते। ये देखिए, ओबीसी, ईबीसी और पिछड़ों की बात तो बाद में होती, दलित की बाद में बात होती है, तो ब्राह्मण भी खिसकते, जहां इनके उम्मीदवार राजपूत होते वहां उन्हें मत नहीं देते। तो बीजेपी को यह डर भी समाया क्या? स्वाभाविक है कि डर समाएगा। जब आप सीधे सीधे चुनौती आप दे रहे हैं और जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जीभ उखाड़ करके मैं आसन पर फेंक देता, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं, तो भाई आपकी भावना आहत हो रही है। आप संकेत, प्रतीक, उपाधि में अपना जाति ढूंढ ले रहे हैं कि वो हमारे लिए ही कहा गया, और सीधे सीधे जिनके लिए आप शब्दों से नवाज रहे हैं, जिसको मैं कहूंगा कि खुली भाषा में धमकी दे रहे हैं, क्या वो समाज इनके साथ खड़ा रहेगा? क्या बीजेपी इस बात को समझी? ये तो समाज ही ना रुष्ट हो जाएगा। और जो समाज का वोट आज भी बिहार में 6%, 7% ब्राह्मणों का वोट जो बड़ी मजबूती के साथ और मुखरता के साथ बीजेपी को करती है या बीजेपी के साथ खड़ी होती है, वो तो वोट खिसक जाएगा कि भाई तब इनके साथ रहने का क्या फायदा है, जब इनके ही नेता, राजद तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन जब बात आने लगी राघवेंद्र सिंह की, नीरज बबलू उतर गए और उन्होंने कहा, किस भाषा का इस्तेमाल किया, राजनीति करने वाले लोग जो सामाजिक जीवन जीते हैं, जो सबके वोट लेकर के और प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी यह भाषा तो नहीं हो सकती है। ये तो कोई दबंग लठैत टाइप का, जो डॉन टाइप का व्यक्ति होता है, उसकी यह भाषा होती है। तो भाजपा इस बात को लेकर के सतर्क हो गई कि अरे खेल तो मेरा बिगड़ रहा है, नुकसान तो मेरा हो रहा है, और बदले में हमको मिल क्या रहा है? बदले में तो जो ब्राह्मण जाति का जो वोट, जो एक मुश्त वोट हमारे पक्ष में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी पार्टियों को वोट नहीं मिलता है, लेकिन जो मेजॉरिटी जो है वो माना जाता है कि सवर्ण वोटर अभी भी बीजेपी के साथ हैं। अगर बिहार में पोलराइजेशन के 2 केंद्र हैं, अगर एक केंद्र में लालू प्रसाद खड़े होते हैं तो एक में जो सवर्ण वोटर खड़े होते हैं, जिसमें भूमियार भी हैं, राजपूत भी है, ब्राह्मण भी है, ठीक है, इनके पास विधायक हो सकते हैं, इनके पास एमपी कभी हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में सवर्ण मिजाज जो है वो तो पता है भाजपा को कि वो कहीं ना कहीं से, चूंकि उसके खाते में तो कुछ जा नहीं रहा है, उसके खाते में जा रहा है गाली, तो फिर वो मेरे साथ क्यों खड़ा रहेगा? जैसे बीजेपी भी तो अब ओबीसी को मजबूती से साधने में लग गई है, तो लग रहा है कि हम तो साध रहे हैं ओबीसी को, पद धारक बना रहे हैं ओबीसी को, जिम्मेवारी दे रहे हैं ओबीसी को, और बदले में जो सवर्ण जो ईमानदारी पूर्वक मेरे साथ खड़ा है उसमें एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, और उसमें भी हमारे ही पार्टी के लोग गाली दे रहे हैं, तो उनका वोट तो पूरी तरह से बिदक जाता ना। इसी वजह से बीजेपी सतर्क हुई और इन लोगों को इशारा की कि आप लोग अपना विराम लगाइए,
और नहीं तो पूरा खेल बिगाड़ दीजिएगा, और लाभ किसके हिस्से में जाएगा ये सबको पता है। चलिए, लाभ किसके हिस्से में जाएगा इस पर हम चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आज तेजस्वी यादव पटना लौटे, बाहर गए हुए थे, और उन्होंने पटना पहुंचते ही मनोज झा को क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा कि मनोज झा एक समझदार व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार प्राप्त किया है, और जो उन्होंने कहा है वह कुछ भी गलत नहीं कहा है। वे सामंती मानसिकता के खिलाफ बोले हैं और ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता पढ़ी। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो बीपी सिंह को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया। हम अर्जुन सिंह को मानने वाले लोग हैं, हमारे पास रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोग रहे हैं। फिर ये कहा, तो देखिए आज जो तेजस्वी यादव ने कहा, यह भी उन्होंने कहा कि देखिए चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, उन्हें जो कुछ कहना था पहले पार्टी फोरम पर कहना चाहिए था, ट्वीट नहीं करना चाहिए था। तो तेजस्वी यादव के जो बोल हैं वह तो आनंद मोहन और चेतन आनंद के खिलाफ है। इसका मतलब पहले लालू यादव और अब लौटते ही राजकुमार, तेजस्वी यादव, देखिए तो संकेत तो दे दिया गया आनंद मोहन और चेतन आनंद को कि आपके लिए क्या बचा है इंडिया अलायंस में, क्या बचा है आरजेडी में। नहीं, बिल्कुल संकेत इनको दे दिया गया है। मैं कई उदाहरण बताता हूं। ये तो ठीक है, मनोज झा जी इनकी पार्टी में थे, चेतन आनंद जी भी उसी पार्टी में हैं, लवली आनंद जी भी उसी पार्टी में हैं। आपको एक घटना मैं याद कराता हूं। दिनकर जी राज्यसभा में थे और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और चाइना का युद्ध चल रहा था, और उस समय ये पंचशील का सिद्धांत पढ़ रहे थे और भारत की जमीन पर चाइना बढ़ते हुए जा रहा था। और उस समय परशुराम की प्रतीक्षा लिखते हैं दिनकर कि रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दो, उनको स्वर्ग धीर, लौटा दो हमें गांडीव गदा, लौटा दो अर्जुन भीम भी। कहे कि ये नेहरू के पंचशील से ये चीन मानने वाला नहीं है। ये मानेगा कब? जब हमारे पास जो है वो हथियार होंगे और जब हम उसका सामना करेंगे। नेहरू ने तो बुरा नहीं माना, दिनकर जी ने साफ साफ चुनौती दी। जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, देश के सारे कवि, उसमें नागार्जुन भी थे, क्या नहीं विद्रोही कविता लिखी उन्होंने। तो अगर अतीत के कालखंड में एक वाल्मीकि जी की कविता को उन्होंने उद्धृत किया कि एक वर्ग तो लाभार्थी रहता है और एक वर्ग याचक और दया के पात्र बना रहता है, तो क्या साहित्य और कविता से किसी को, आज तो मैं मनोज झा जी का बयान भी आ गया, फर्स्ट रिएक्शन मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा क्या आप कविता पर भी प्रतिबंध लगा दीजिएगा क्या? कविता जिसने भी लिखी, मैंने तो पढ़ी उस कविता को, और पढ़ने के बाद आप उस ठाकुर को इस ठाकुर से कैसे जोड़ लिए। मैं तो प्रभुत्व की बात कर रहा था कि जो भी प्रभावशाली प्रभुत्वशाली वर्ग होता है हमेशा एक वर्ग को, क्या आज वर्ग विभेद नहीं है क्या? आज भी 4% लोगों के पास जो देश का धन है उस, और 96% लोग टकटकी लगाए उनके तरफ देखते हैं, तो आज भी क्या समानता है क्या? आज भी असमानता है। तो हर कालखंड में, हर वजह से, हर समय कवि की कलम को आप नहीं रोक सकते हैं। बदले में आप उनका जिह्वा काट लीजिए या बदले में गर्दन काट लीजिए। तो मनोज झा जी ने तो वो कविता पढ़ी, और वो कविता का निहितार्थ हर कोई समझता है। उस दिन भी मैं जब आपके साथ बैठा हुआ था तो मैंने बताया कि उनका ये उद्देश्य नहीं था। जब वो संबोधन कर रहे, सदन के पटल पर रिकॉर्ड में चीजें हैं ना, संबोधन के पहले भी वो बोलते हैं और संबोधन के बाद भी बोलते हैं कि मेरे अंदर का भी जो ठाकुर है, जो अहंकार में है, मैं उस ठाकुर को भी मारना चाहता हूं। अब शब्द को लेकर के आप पकड़े हुए हैं, उसके न भाषा पर आप बात करने के लिए तैयार है, न भाव पर बात करने के लिए तैयार है। हम लोग भी कहते हैं कि हमारे अंदर का अहंकार, ईश्वर हमको उसको मारे, इसमें कौन सी बात बोल दी है। तो तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी चूंकि समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, और समाजवादी पृष्ठभूमि में जो वर्ग शोषक रहा है, लालू जी को कहा जाता है ना कि इन्होंने गरीबों को आवाज दी, और इस बात में तो है सत्यता, इस सत्यता से कौन इनकार कर सकता है कि उन्होंने एक जुबान दी। तो कवि की जुबान, कवि की ताकत, कवि की पंक्तियों को कोई कैसे रोक सकता है? भले विद्रोही कवि तो भरे पड़े हैं साहित्य में, सारे विद्रोही कवियों को कहिए कि आपने हमको प्रतीक मान करके कविता लिखी, इसलिए बदले में हम ऐसे प्रतिकार करेंगे। तो साहित्य को राजनीति में न घसीटिए अपने राजनीतिक उद्देश्य को साधने के लिए।
चलिए, साहित्य को राजनीति में न घसीटिए। संजय जी देखिए, आप गाँव से आते हैं, खेत खलिहान को समझते हैं और राजनीतिक समीक्षा भी करते हैं, विश्लेषक हैं आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में तो हम देखते हैं कि वहाँ ठाकुरों की लड़ाई ब्राह्मणों से चलती है, दोनों ही दबंग हैं। लेकिन बिहार के गाँव में यदि हम देखते हैं, तो बिहार में जो सामाजिक परिवेश है, आप अपने गाँव में भी देखते होंगे, कि यहाँ तो राजपूतों में और ब्राह्मणों में बड़ा ही याराना रिश्ता है, या यूँ कहें कि पारिवारिक सा रिश्ता है। और यह रिश्ता टूटने वाला नहीं दिखता है मनोज झा और आनंद मोहन के झगड़े में। बिल्कुल आपने सही दृश्य उपस्थित कराया। हम तो गांव में रहे हैं, उस खेत खलिहान को देखे हैं। मैंने तो देखा है कि ब्राह्मण और राजपूत चाचा भैये का रिश्ता रहता है। मतलब कि आप नहीं बता सकते हैं कि ये उस जाति के हैं और ये इस जाति के हैं। चाची और माँ का रिश्ता होता है, दीदी का रिश्ता होता है, और उन रिश्तों की डोर को ऐसे लोग नहीं तोड़ सकते हैं। हम भी आपसे पूरी तरह से सहमत हैं कि बिहार तो वो जमीन रही है जिसके हिस्से में जो रहा है, उस हिस्से में संस्कार ही तो रहा है, और वो संस्कार में कोई कभी किसी को चुनौती नहीं दिया, बल्कि एक दूसरे के सुख दुख में लोग खड़े रहे, मदद करते रहे, उनके खुशी में शामिल होते रहे और उनके दर्द में उनकी पीड़ा बांटते रहे। मैंने तो कभी नहीं सुना कि ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। मैंने तो गांव में ये देखा, ये फलना चाचा हैं, ये फलना बाबा हैं, ये फलना भैया हैं, मैंने नहीं देखा। और उसके बाद किसी को पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि ये जो चाचा बोल रहे हैं वो ब्राह्मण है या जो चाचा बोल रहे हैं वो राजपूत है। मैंने तो ये सामाजिक समरसता देखी है गांव में। इसलिए बिहार की सामाजिक समरसता पर कोई असर इन तरह की चीजों का नहीं होने जा रहा है। ये सारे प्रोपेगेंडा कुछ राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हो सकती है, लेकिन जो जड़ें इतनी मजबूत हैं और उन जड़ों में इतनी ताकत है कि एक दूसरे के घरों में बैठ करके, हमको याद है कि रोटी और साग खाया करते थे हम लोग, और हमको नहीं पता है कि ये किसका घर है और ये किसका घर है। तो यहाँ पर उस तरह के समीकरण को ये इशारा कर करके कि आप गोलबंद हो जाइए और आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं और आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट पहुंची है, इससे ब्राह्मण और राजपूत के बीच में कोई दरार उत्पन्न होने नहीं जा रहा है। विगत 4 दिनों से कई लोगों से मेरी बात हुई जो ब्राह्मण समाज के हैं, कई लोगों से बात हुई जो राजपूत समाज के हैं। उन्होंने तो खुल करके कहा कि इस तरह की सस्ती लोकप्रियता के लिए जो लोग कर रहे हैं, ये समाज का तो भला नहीं ही कर सकते। तो संजय जी देखिए, समाज का भला नहीं कर सकते हैं। आनंद मोहन राजपूतों के नेता थे, उन्होंने फिर अपनी मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश की है जब जेल से बाहर आए। लेकिन एक बात और समझने की कोशिश हम करते हैं कि मनोज झा, जिन्हें ब्राह्मण ब्राह्मण मानते भी नहीं थे, कहते थे कि उनकी विचारधारा वामपंथी विचारधारा, जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर वहां वकालत की थी, तो ऐसे में जो आरजेडी के पास एक नेतृत्व ब्राह्मण के रूप में रघुनाथ झा रहे नहीं, जो उनके साथ रहा करते थे, शिवानंद तिवारी की उम्र भी हो गई, लेकिन इस झगड़े ने हर ब्राह्मण के कान तक पहुंचा दिया कि मनोज झा एक ब्राह्मण है, एमपी है, लालू यादव की पार्टी में है। तो इसका फायदा तो मुझे लगता है कि लालू यादव को ही प्राप्त हो गया, चाहे जो लोग समझे। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस वामपंथी विचार के नहीं जानने वाले भी जान गए। वामपंथी विचार के जिस तरह से मनोज झा जी हैं, वो गमछा रखना और खास करके रूढ़ियों आडंबरों पर जिस तरह से वो तीखा प्रहार करते हैं, तो समाज तो बड़ा रिएक्शनरी मूड में उनसे रहता है कि आप हमारी जड़ों से, हमारे संस्कार से, हम जिस सनातन में विश्वास करते हैं उससे अगर आप विचारधारा के स्तर पर दूर हैं तो दूर बने रहिए, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस घटना ने तो मनोज झा जी को ब्राह्मण बना दिया। अगर वो उस संस्कार को नहीं जी रहे थे तो आप इतनी बार और इस तरह से संबोधित किया कि उनको ब्राह्मण बना दिया। और लालू यादव और तेजस्वी यादव तो आकर के उन्होंने डिफेंड किया कि कौन सी ऐसी बात, किसी साहित्यकार से पूछ लीजिए ना कि मनोज झा ने जो सदन के पटल पर वो कविता पढ़ी, क्या किसी की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए की, या वो बार बार जो व्याख्या कर रहे थे कि वो ठाकुर कौन है जो आज ऑफिस में बैठा हुआ है, न्यायालयों में बैठा हुआ है, हमारे अंदर बैठा हुआ है, संसद में बैठा हुआ है, वो कौन है। ये बोलने के बाद फिर व्याख्या का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसको कहते हैं बाल का खाल निकालना। और दूसरी बात,
स्वाभाविक है कि अगर आप उनका गर्दन उतारेंगे, जीभ उखाड़ेंगे, उनके लिए अपशब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या ब्राह्मणों का स्वाभिमान नहीं जगेगा? क्या स्वाभिमान तो उनका भी है। बिल्कुल अगर आपका स्वाभिमान है तो क्या उनका स्वाभिमान नहीं है क्या? और क्या उनका किसी से कम योगदान है क्या? चाहे वो देश का निर्माण हो, चाहे आजादी की भूमिका हो। ये मंगल पांडे को ये देश भूल जाएगा क्या, जिसने पहली बार हंसते हंसते 1857 में फांसी के फंदे पर चढ़ गए थे? तो कैसे अब जैसी चीजों को आप बांट ले रहे हैं कि आप ही के हिस्से में सारा त्याग है, सारा बलिदान है और दूसरे के हिस्से में नहीं है? उस पर कभी डिबेट कर लीजिएगा कि उनके हिस्से में आपसे जरा भी कम नहीं है। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि समाज इससे बटने वाला नहीं है। वो समाज जो एक साथ वो चाचा, भैया, काका, दादा का रिश्ता बना करके और इतने मजबूत तरीके से जुड़ा हुआ है कि आप बांटना भी चाहिएगा तो वो बंटने के लिए तैयार नहीं है। मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से किसी भी तौर पर वो बंटने के लिए तैयार नहीं है। चलिए, बंटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जो राजनीति चल रही थी और बीजेपी ने जो समझा कि यदि सवर्ण आपस में लड़ गए नुकसान मेरा होगा, और दूसरी जो स्थिति दृश्य दिखने लगा था 1995, आपको याद होगा संजय जी, 1995 का चुनाव, एक ऐसा विधानसभा चुनाव और सिर्फ एक चुनाव जिसमें लालू यादव ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। 1990 में भी जब वे पहली बार मुख्यमंत्री बने तो जोर तोड़ बीजेपी ने सपोर्ट किया था, लेकिन 1995 के चुनाव में उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया और तब आनंद मोहन सबसे अधिक तेवर में थे। बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना हुई और जितने तेवर में हुए थे उसका परिणाम यह निकला कि सवर्ण बनाम पिछड़ा हो गया। लालू यादव ने फायदा उठाया, तो ये जो लड़ाई शुरू हो गई जिसके कारण बीजेपी डरी हुई है कि कहीं आवाज यदि तेज बढ़ी तो कहीं फिर से गोलबंदी ना हो जाए, और गोलबंदी यदि बैकवर्ड फॉरवर्ड की गोलबंदी हो गई तब तो फिर बहुत ही मुश्किल होगी और 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। निश्चित रूप से भारी पड़ जाएगा। और आरजेडी पोलराइजेशन चाहती है, जैसे बीजेपी हिंदू पोलराइजेशन चाहती है, आरजेडी भी चाहती है कि किस तरह से ये अगड़े समाज के लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आपको याद होगा तेजस्वी जी का एक बयान सासाराम की सभा में बाबू साहेब वाली बात आई थी, और क्या उसका रिएक्शन हुआ था कि चुनाव की फिजा बदल गई थी। और फिर जो उत्तर बिहार में जो वोटिंग हुआ, इसकी वजह से तेजस्वी जी सरकार नहीं बना पाए। एक बयान। तो आप अगर चीजों को इस तरह से उलझिएगा, मैं तो कह रहा हूं कि जो परसेंटेज था 27% था ओबीसी का वोट मिला था इनको, बीजेपी को 14 में, और 41% पर ये पहुंच गए 24 में, ये 19 में। सोचिए तो कि 27 का आंकड़ा कितना पहुंच गया 41% पर। तो ये जो है एक बड़ा वर्ग जो बीजेपी के साथ खड़ा है। सवर्ण ठीक है, हिंदू पोलराइजेशन के नाम पर ही खड़ा है, लेकिन सवर्ण इनके साथ खड़ा है। तो सवर्ण आपस में लड़ रहे हैं, और सवर्णों की लड़ाई से जो आवाज निकल रही है, जो धमकी निकल रही है, ये डराने वाली ही तो धमकी है। और ये डरा करके किसको गोलबंद कर लेंगे और इसका फायदा किसको होगा? शायद बीजेपी इसको भाप गई और लगा कि ये तो पूरा खेल ही मेरा बिगड़ जाए। अगर अगड़ा बनाओ पिछड़ा का माहौल बना दिए। ठीक, अपने 95 का एग्जाम्पल, कुछ इसी तरह की रिएक्शनरी बातें कुछ कुछ सभाओं में बोल दी गई थी, और उसके कैसेट सुना दिया गया था गांव में कि चलिए अगर ये आपको रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर आप कहां खड़े रहेंगे, आप सोच लीजिए। अभी तो हमने आपको आवाज दी है, ताकत दी है, अब तो खुल करके आप बोलने लगे हैं। तो राजनीति जो है इस तरह से उत्तेजना में नहीं होती है, राजनीति इस तरह से भावना में भी नहीं होती है। राजनीति में भाव भी होता है, सम्मान भी होता है, त्याग भी होता है, और दूसरे की बातों को सुनने और सहने की क्षमता भी होती है। तब जाकर के राजनीति की खिचड़ी पकती है। आप कुछ उत्तेजक बात बोल करके, ठीक है, किसी समाज को आप, कुछ लोगों को आप एकजुट कर करके एक वातावरण बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्या इससे बिहार की दशा और दिशा तय हो जाएगी? और बीजेपी इसमें चुनाव में बहुत तीर मार लेगी। बीजेपी तो यहीं पर डर गई, ये तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। जिस विकास को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार जी अभी भी कभी कभी फ्लैशबैक में चले जाते हैं ना, और जाते हैं तो क्या बोल जाते हैं, क्या था बिहार में, कौन सा कालखंड आप लोगों ने देखा था, तो फिर कहेंगे कि सुन लीजिए इनकी भाषा,
ये लोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं, जीभ उखाड़ने और गर्दन काटने का, तो उनका तो गर्दन काटेंगे ही, आपका भी गर्दन काट लेंगे। अब इस भाषा से क्या हो जाएगा, नुकसान ही तो हो जाएगा, और उधर पोलराइजेशन हो जाएगी। तो बिल्कुल बिल्कुल सीधा सपाट तरीके से आपने इसको क्लियर कर दिया कि अगर इस तरह के बयानों पर विराम नहीं लगाया जाएगा तो बीजेपी के हिस्से में बहुत कुछ नहीं आने वाली है, और परिणाम तो ऐसा होगा जिसकी बीजेपी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए बीजेपी के नेता के कान खड़े हुए, बीजेपी के नेता के कान खड़े हुए, और उन्होंने इन बयानवीरों को कहा कि भाई अब विराम लगाइए, अब तो विराम लगा दीजिए। इसीलिए इन लोगों ने विराम लगाने की बात हो गई, लेकिन एक बात और समझना चाहते हैं, चूंकि आपने कहा कि 2014 में 27% ओबीसी का वोट और 2019 में 41%, लेकिन स्थितियां भिन्न थी। 2019 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और नीतीश कुमार अब महागठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है। तो आपको लगता है कि 41% जो ओबीसी मत उन्हें 2019 में मिले थे उतने मिल जाएंगे, या इसे प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि नीतीश कुमार दूसरी तरफ चले गए और अमित शाह ने यह मान रखा है कि जब बिहार में 3 शक्तियां हैं, आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी, जब 2 शक्तियां एक साथ होती है तो मुश्किल हालात पैदा हो जाते हैं। तो बीजेपी के लिए हालात तो वैसे भी मुश्किल भरे हैं, क्या आपको लगता है? नहीं, ठीक आप बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो ईबीसी वोट जो माना जाता है कि 30% के करीब है, उस पर कहीं ना कहीं से सीधे सीधे प्रभाव डालते हैं नीतीश कुमार। और बाकी अगर लालू प्रसाद जी की पार्टी का वोट अगर उनके साथ जुट जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए तो एक बड़ा मुश्किल भरा काम होगा कि फिर क्या उस आंकड़े को आप छू पाएंगे, और अगर उस आंकड़े को नहीं छू पाएंगे तो फिर कौन सा वोट का गणित होगा जिस गणित के आधार पर 2024 की नैया आपकी पार होगी। 25 तो छोड़ दीजिए, 24 की नैया, तो और उसमें इस तरह के बयान, तो बीजेपी तो चाहेगी। हालांकि देखिए तस्वीर कयास जिस तरह के भी लग रहे हैं, नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी अगर एक साथ आएंगे, इस समीकरण को तो आप भी समझाते रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार में एक बैलेंसिंग फैक्टर है, और उस बैलेंसिंग फैक्टर में अगर वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं, पलड़ा उधर भारी हो जाता है, अगर वो बीजेपी के साथ रहते हैं तो पलड़ा उधर भारी हो जाता है। तो अभी तो वो आरजेडी के साथ हैं, पलड़ा उधर भारी दिख रहा है। और जिस तरह के कुछ सर्वे भी आए हैं, उस सर्वे में तो वोटों का जो क्या कॉम्बिनेशन है और क्या सीटों की संख्या है वो पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो बीजेपी के लिए तो कड़ी चुनौती है, बीजेपी के लिए तो कड़ी चुनौती है कि आप ओबीसी का वोट जो बढ़ रहा है, क्या उसको आप रोकने में कामयाब होंगे, या ओबीसी का वोट आपसे छिटक जाएगा। सवर्ण जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो रहे हैं, क्या उनके को मान सम्मान का ध्यान रखते हुए संतुष्ट रख पाएंगे। और तीसरी बात कि क्या ये दलित, चूंकि इसको भी कोरिलेट किया गया कि वो जो कविता लिखी है वो दलित समाज के कवि ने लिखी है, तो क्या ये जो कह रहे हैं कि 15-16% या 17% जो दलित है, क्या उन दलितों को भी आप गोलबंद कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो चुनौती तो है। और बीजेपी के लिए तो कहते हैं ना कि यह कड़ा मुकाबला साबित होगा, और परिणाम में जो पलड़ा भारी है अभी तो उधर ही दिख रहा है। अब इसको कैसे चुनाव आते आते साधेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए, देखने वाली बात होगी। बीजेपी के लिए चुनौती है, 2024 बहुत आसान नहीं है, और बीजेपी भले हिंदू कार्ड खेल रही हो, लेकिन ये देखना होगा कि कहीं बिहार में पिछड़ा बनाम अगरा न हो जाए। और जिस तरीके की लड़ाई शुरू हुई है, समय रहते बीजेपी ने अपने को संभालने की कोशिश की है, क्योंकि ब्राह्मण वोट के छिटकने का भी डर था, पिछड़ों की गोलबंदी का डर था। संजय कुमार जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। तो हम ऐसी चर्चाओं पर आगे भी बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।